हेलो एंड वेरी वेरी वेलकम टू टाइम टू सर्व। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो ये है लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी का, हमारा लेक्चर 1.3। ये लेक्चर 1.3 और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। सो इन दिस लेक्चर टॉपिक्स टू बी कवर्ड आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स एंड देन इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद हम सिंपल सर्किट और सर्किट डायग्राम समझेंगे क्या होता है। So before we start, let us solve some question. These are questions from NCERT textbook. So first question is, how much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having potential difference 12 volt? Okay. So in the previous lecture we already have discussed about potential difference. हमने potential difference के बारे में briefly discuss किया था, potential difference समझा था क्या होता है। तो हम बात करते हैं दो पॉइंट के बीच का potential difference हमारा 12 वोल्ट गिवन है। और कह रहा है कि 2 कूलम चार्ज को हम यहाँ से यहाँ पे मूव करके ला रहे हैं। ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है? 12 वोल्ट। सो वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन अपॉन चार्ज वाज पोटेंशियल डिफरेंस। सो वर्क डन विल बी चार्ज टाइम पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सो 2 कूलम चार्ज मल्टीप्लाई 12 वोल्ट। सो दिस इज 24 कूलम वोल्ट और जूल। So energy or work done of 24 joule will be required to move 2 coulomb charge for to create a potential difference of 12 volt. Okay, so the next question is, name a device that helps to maintain a potential difference across any conductor. Suppose this is a conductor. आगे के लेक्चर्स में हम इसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंडक्टर के बारे में और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेंटेन करता है, करंट कैसे बनता है। तो मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर है और इसके बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाना, क्रिएट करना है। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा ऐसा डिवाइस है जो क्रिएट करता है? तो डिवाइस इज नथिंग जस्ट अ बैटरी। ये डिवाइस बैटरी होता है। ओके, बैटरी सेल। So these are the devices that maintain a potential difference across the conductor. Okay. So next question is, what is meant by saying the potential difference between 2 point is 1 volt? So what does it this means? 1 volt का मतलब क्या होता है? देखो 1 volt का मतलब होता है इसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो ये ए है, ये बी है, के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट है, दिस मीन्स दैट एक कूलम चार्ज के ऊपर हमने 1 जूल का काम किया होगा, वर्क किया होगा ए से बी पे लाने में। तो अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, बनेगा, तो तब हम इसे 1 वोल्ट कहेंगे। मतलब जब आप 1 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पे ले जाने में 1 जूल का वर्क करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट होगा? 1 वोल्ट। सो 1 वोल्ट मीन्स 1 joule of work has been done to move 1 coulomb of charge from one point to another point. Okay. So next question is, how much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery? So now we have potential given of a battery. Battery का potential 6 volt है और आपको निकालना है कि each charge में हमें कितना energy देना होगा ताकि how much energy is given to ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू। हाँ, 6 वोल्ट के बैटरी में कितना एनर्जी हम देंगे कि सारे एक चार्ज को कितना एनर्जी मिलेगा। तो सबसे पहले आप ये समझो कि 1 वोल्ट का मतलब था कि 1 कूलम चार्ज में हमने 1 जूल का एनर्जी लगाया था। ठीक है, 1 जूल का वर्क किया था या एनर्जी, सेम थिंग। सो अगर 1 वोल्ट के लिए 1 कूलम चार्ज पे 1 जूल का वर्क हुआ, तो 6 वोल्ट के लिए 1 कूलम चार्ज को, मतलब ईच कूलम एक चार्ज के लिए, मतलब 1 कूलम चार्ज के लिए जो हम वर्क डन करेंगे, दैट विल बी ऑब्वियसली 6 जूल। सो 6 जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और 6 जूल एनर्जी विल बी गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 6 वोल्ट बैटरी। अगर एक 6 वोल्ट का बैटरी आपके पास, उसका मतलब ये है कि हर एक कूलम चार्ज में ना 6 जूल का एनर्जी दिया जाएगा इसको मूव कराने के लिए, या फिर लाया गया होगा इसको यहाँ पे मूव कराने करा के। ठीक है, तो 6 ये एक कूलम चार्ज को अगर हम 6 जूल का
एनर्जी देते हैं या 6 जूल का वर्क करते हैं कहीं से कहीं ला के रखने में, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा हमारा वो 6 वोल्ट होगा। सो इट इज क्लियर। हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। सो कंडक्टर एंड इंसुलेटर हमें जानना क्या होता है। देखो, दोज मटेरियल्स हैव फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर कंडक्टर, और जिसके पास नहीं होता वो इंसुलेटर। एक ऐसा कोई भी मतलब बॉडी या एक ऐसा सब्सटेंस या कुछ भी बोलो आप, ऐसा मटेरियल जो जो क्या करे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो, ऐसा जो फ्रीली मूव कर सके या वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। ओके, अब कहोगे इलेक्ट्रॉन्स तो हर एक बॉडी में होता है और इलेक्ट्रॉन्स तो मूविंग होता ही है। देखो, मूविंग होता है इलेक्ट्रॉन, एक एटम के अंदर में सारा इलेक्ट्रॉन मूव करता है, बट वो इस तरीके से पैक्ड होता है कि ओवरऑल अगर मूवमेंट हम देखें उसका, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। मतलब अगर आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन अगर देखेंगे तो वो काफी ज्यादा टाइटली पैक्ड होता है, वो इतना फ्री नहीं होता है कि वो यहाँ से बाहर निकल सके अपने एटम से, ठीक है। लेकिन कंडक्टर के केस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कुछ फ्री होते हैं, एक एटम से दूसरे एटम में बाहर जा सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कंडक्टर। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर बेसिक एग्जांपल क्या क्या है, जैसे कंडक्टर आप मेटल जनरली देखते हो, एल्यूमिनियम, लीड, निकल, नेल, ये सब जो आप देखते हो, ये सब दीज ऑल थिंग्स आर। जैसे और भी एग्जांपल है, सिल्वर देखोगे, आयरन, कॉपर, ये सब क्या होता है, कंडक्टर होता है। बाकी इंसुलेटर में एग्जांपल आप समझो वुड, टूथपेस्ट, कार्डबोर्ड, रबर बैंड। बेसिकली अब देखो, पेंसिल, पेंसिल को कंडक्टर के श्रेणी में, असल में पेंसिल नहीं, जब हम ग्रेफाइट का बात करते हैं, ग्रेफाइट एक ऐसा एलिमेंट है, मटेरियल है जो आप देखते हो कि पेंसिल के का जो नीब होता है ना, पेंसिल का नीब जो होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। ओके, सो ग्रेफाइट बेसिकली कंडक्टिंग होता है। ओके, सो जैसे देखो ये कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है। तो कंडक्टर में देखो कि मेटल आयंस क्या होता है, इसका कुछ इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये एटम है, इसके बाहर कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसा होता है जो फ्रीली अवेलेबल होता है, आराम से एक एटम दूसरे एटम में इजीली मूव कर सके। बट इंसुलेटर में क्या होता है ना कि जितने भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब टाइटली पैक्ड होते हैं, अपने एटम को छोड़ के बाहर वो नहीं आ सकते। बेसिकली उसका स्ट्रक्चर या बनावट ही उस एटम का या उस एलिमेंट का, उस मटेरियल का उस तरीके से होता है कि उसका कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है ना मोबिलिटी के लिए अवेलेबल नहीं होता, मूव करने के लिए अवेलेबल नहीं होता, फ्री नहीं होता। ओके, सो हियर यू कैन सी एज वेल कि जैसे देखो, अगर हमारे पास मेटल एटम में हम देखें, अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो अब देखोगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अभी जब नॉर्मल किसी कंडक्टर का बात करते हैं, कोई नॉर्मल एक कंडक्टर एज्यूम करते हैं, ठीक है। नॉर्मल कंडक्टर के केस में क्या होगा कि इसमें मेटल आयंस, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होता है एटम के अंदर, वो सब फ्रीली मूव तो कर रहा होता है पहले भी, बट उस टाइम में हम ये नहीं कहेंगे कि करंट अभी होगा, ठीक है। अभी ये सब रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। किस तरह के मोशन कर रहे होते हैं, रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। जैसे कि एक जगह से यहाँ आएगा, फिर यहाँ वापस आ जाएगा, यहाँ से इधर गया, फिर यहाँ से वापस आ गया, तो थोड़ा सा ओवरऑल नेट मोशन जो होता है इनका, नेट मोशन, नेट इफेक्ट इसका 0 होता है, देयर इज नो नेट मोशन। बट जैसे ही अगर हम इनके एंड पॉइंट्स पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट अगर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, मान लो अगर यहाँ पे बहुत हैवी चार्ज ऐसा कोई निगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे क्रिएट कर दें, जो क्या करे कि सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट कर दें, तो सारा इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा, और इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट टू ड्रिफ्ट, तो सारा इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, फ्लो करना शुरू कर देगा, और यही मिलके करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा। ओके, देखो ये आप समझना, जैसे पानी के फ्लो में था ना कि पानी के दो एंड के, अगर हम दो एंड में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं तो पानी फ्लो होने लगता है। सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ पे भी हम अगर दो, यहाँ पे देखो पानी के जैसे, पानी लिक्विड था तो फ्लूइड वो फ्लो कर गया आराम से ग्रेविटी के फोर्स के इन्फ्लुएंस में, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस काम नहीं करेगा, ये पानी तो है नहीं, ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारा इसमें मटेरियल के अंदर का जब हम बात करेंगे, क्योंकि देखो किसी भी कंडक्टर के बाद से बाहर थोड़ी निकल के आता है कोई इलेक्ट्रॉन, तो उसके अंदर में ही फ्लो करेगा। उसके अंदर में जब फ्लो करेगा, कब फ्लो करेगा, जब उसके दोनों एंड पे हम कुछ ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए क्या करना है हमें, यहाँ पे बहुत सारा या तो निगेटिव चार्ज हम यहाँ पे लाके अगर जमा कर दे कहीं से दूर से लाके, ठीक है, और इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज जमा कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों एंड में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ये हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल, या फिर ये मान लो कि निगेटिवली चार्ज यहाँ पे माइनस भी हो गया, ये प्लस भी हो गया, तो
दोनों में सेम पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड पे क्रिएट, मतलब ये एक जगह का, जैसे यहाँ पे निगेटिवली चार्ज, निगेटिव पोटेंशियल हम यहाँ पे अगर क्रिएट कर रहे हैं, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पे क्या करेगा, यहाँ का जो जमा हुआ निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होगा वो क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देना स्टार्ट करेगा और सारा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगेगा। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं करंट कैसे बनेगा। तो जैसे देखो, बैटरी क्या करता है, बैटरी एक सोर्स की तरह काम करता है जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। और बैटरी में आपको पता है केमिकली उसमें क्या होता है कि केमिकल एनर्जी की वजह, केमिकल रिएक्शंस की वजह से उसके एक एंड पे सारा पॉजिटिव चार्ज जमा होता है और एक एंड पे सारा नेगेटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेट होता है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे देखो, बहुत सारा ह्यूज अमाउंट में अब एनर्जी स्टोर्ड है, क्योंकि ये जो काम हुआ है ये हमने कुछ एक्सटर्नल वर्क लगा के, एक्सटर्नल फोर्स लगा के काम किया होगा और एनर्जी इसमें स्टोर कर दिया, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और अभी ये पोटेंशियल के फॉर्म में है अवेलेबल। और जैसे ही हम इसे किसी कंडक्टर में करेंगे, और आपने पढ़ा है कि कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, अब ये सब कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, और जैसे ही निगेटिव चार्ज के पास कंडक्टर का कोई इंड कनेक्ट हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, बगल वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, क्योंकि इसके पास क्या है, ज्यादा एनर्जी है, काफी ज्यादा हाई पोटेंशियल पे है, ये क्या करेगा, इसको धक्का देना शुरू करेगा, ये बगल वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा वो सब क्या होगा, इजीली मूव करना स्टार्ट कर देगा, और निगेटिव टर्मिनल बैटरी का जो होता है वहां से इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मिलता है और सब इलेक्ट्रॉन्स सर्किट में इस ये जो आपका वायर है इस तरीके से फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, और फ्लो करते करते पॉजिटिव टर्मिनल में, अब जैसे यहाँ पे पहुंचेगा तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा और अपनी तरफ खींच लेगा, और फिर ये इस तरीके से कंटिन्यूअस फ्लो करते रहता है। ओके, सो दिस इज हाउ करंट कॉन्स्टिट्यूट्स, कैसे करंट कैसे बनता है एग्जैक्टली यही चीज है। आपको अगर इसमें इस चीज का बात करें, कंडक्टर का बात करें तो, या इलेक्ट्रिक करंट का बात करें तो, ठीक है, ये सिमिलर देखो उसी तरीके से है ना, जैसे कि किसी पानी का फ्लो होता है, या फिर मान लो कोई भी चीज का अगर फ्लो देखो हायर से लोअर में होता है। अगर हम टेम्परेचर का ही बात करें, अगर हीट का बात करें कि एक गर्म बॉडी को एक ठंडे बॉडी के साथ, नॉर्मल बॉडी के साथ आप अगर टच कराओगे तो नॉर्मल बॉडी क्या होता है, वो भी हीट होने लगता है गर्म बॉडी की वजह से। क्यों? क्योंकि इसे हम कह सकते हैं इसका जो इन्फ्लुएंस है वो हायर है, इसलिए लोअर इन्फ्लुएंस, तो हायर से लोअर में ट्रांसफर हो रहा है, तो कुछ चीज का फ्लो हुआ ना, तो हीट का फ्लो हुआ। इस तरीके से पानी का भी फ्लो हुआ था, कब, जब हायर से पानी लोअर में आने लगा था। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स को क्या हुआ, यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ से एक लेवल डिफरेंस मिला। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, धक्का दे रहा होगा, तो सारा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट कर देगा इसमें, और ग्रेजुअली मूव करते करते अपने पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचेगा और ये पूरा मिला के करंट बनाएगा। ठीक है, सो नाउ विल टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ करंट। अभी जैसे इसमें हमने देखा कि इसमें आप देखोगे डायरेक्शन जो करंट का है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, बेसिकली दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, बट दिस इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो कहोगे सर करंट तो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही करंट बोलते हैं ना। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को करंट बोलते हैं, लेकिन इसे अगर हम करंट कहें तो इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। ओके, इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट, बट दिस इज नॉट द एज यूजुअल हम जिस करंट को समझते हैं वो ये करंट नहीं होता है, बेसिकली उसे कॉन्वेंशनल करंट कहा जाता है, और उसमें एक डायरेक्शन, उसका जो डायरेक्शन दिया जाता है वो होता है पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ। क्योंकि देखो ऐसा ये एजम्पशन है, ऐसा माना गया है कि पॉजिटिव टर्मिनल को हमने हायर पोटेंशियल कहा और इसको लोअर पोटेंशियल कहा, पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल, तो करंट इसीलिए हम कहते हैं कि हायर से लोअर की तरफ फ्लो कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे याद रखना, किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन मतलब बैटरी से किसी सेल से हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, लेकिन करंट हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में दिखाते हैं। इसको मैं एक एनालॉगस के थ्रू समझाने का कोशिश करूंगा कि कैसे हम इसको क्यों कहते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट क्यों कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है तो करंट हम ये क्यों कहते हैं कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, तो जैसे ये देखो, ये पानी आप देख रहे हो कि ऊपर से ये काफी हायर पोटेंशियल से जगह है, यहाँ लोअर पोटेंशियल पानी फ्लो कर रहा है, पानी गिर रहा है। तो आप एक चीज सोचो कि अगर हमें पानी के फ्लो का अंदाजा लगाना पड़े, ये क्या है, ये है फ्लो ऑफ वाटर। अगर हम यहाँ वाटर करंट का बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे यहाँ वाटर करंट का, वाटर करंट हमें कहाँ से मिलेगा, इस जगह से अगर मान लो यहाँ पे अगर जाओगे तो ये किस गति से फ्लो कर रहा है पानी, पानी के फ्लो करने का क्या मतलब, उसका इन्फ्लुएंस कितना है, वो आपको एग्जैक्टली अगर इस फ्लो में आओगे तो पता नहीं चलेगा। ये फ्लो आपको कब पता चलेगा, जब इसके अपोजिट जाओगे, तब जब पानी के अगेंस्ट फ्लो करोगे ना,
तो आपको पता चलेगा कि पानी का बहाव कितना तेज है। जैसे देखो कभी बाढ़ वाढ़ आया होगा, आप लोगों ने ऐसा फील किया होगा या कभी नहर उहर देखे होगे, तो पानी का जब हाई फ्लो होने लगता है और जब अगर आप कुछ कोई पाँव से ही पानी को रोकने का कोशिश करो या कोई भी चीज लेके चले, डंड कोई लाठी लेके डंडा लेके अगर उसको आप रोकने का कोशिश करो, तो आपको एक प्रेशर फील होता है, लगता है कोई धक्का मार रहा है। तो एग्जैक्टली तो हम करंट को उस तरीके से फील कर सकते हैं कि अगेंस्ट अगर किसी भी चीज के जाए ना, तो हमको पता चलता है कि हाँ उसका कुछ इन्फ्लुएंस है। तो इसीलिए करंट का डायरेक्शन जो है ना किसी फ्लो के अगेंस्ट लिया जाता है। अगर पानी ऊपर से नीचे आ रहा है तो हम कहेंगे कि पानी का करंट नीचे से ऊपर है। ओके, ये तो पानी आ रहा है, लेकिन करंट हम इससे महसूस तब कर पाएंगे जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे। सो दिस इज जस्ट एनालोगस। और अगर ऐसे कहा जाए तो करंट का डायरेक्शन जो हम ऐसा लेते हैं इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि हमको वो इन्फ्लुएंस उस तरीके से नहीं मिल पाएगा जो मैंने अभी एनालोगस किया है। ओके, तो जैसे अभी यहाँ पे आप करंट का देख लो, निगेटिव से आप देखोगे पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक है, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और हम कहते हैं कि करंट जो है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ है, इसके अगेंस्ट है। ये इसलिए क्योंकि अगर आप इस डायरेक्शन में ही आप जाओगे तो आपको इसके फ्लो का वो इन्फ्लुएंस पता नहीं चलेगा कि कितना फ्लो हो रहा है, किस लेवल से फ्लो हो रहा है, इस फ्लो का वो इंटेंसिटी क्या है। इसके एक्चुअल इंटेंसिटी को फील करने के लिए हमें इसके अगेंस्ट जाना पड़ेगा, तो हमको पता चलेगा कि हाँ किस गति से आ रहा है। ओके, नाउ करंट एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या होता है? करंट नथिंग जस्ट अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट को आई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और करंट क्या है? करंट इज जस्ट चार्ज। मान लो कि अगर किसी एक हम ऐसा कंडक्टर बनाते हैं, ठीक है, और ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया हमने ए लिया है और इसका सपोज लेंथ एल होगा। मतलब ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्रॉस सेक्शन एरिया आपको अगर कांस्टेंट रखना है, अगल बगल का एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वगैरह ये सब कांस्टेंट रखो, तो इसमें एक टाइम के एक यूनिट में जितना चार्ज फ्लो करेगा ना, उसे ही हम करंट कहते हैं। अगर मान लो टी टाइम में सपोज इस इंड में ए से बी में अगर क्यू चार्ज फ्लो किया, टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो किया, तो एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा? क्यू बाई टी। सो दिस इज द करंट। ओके, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्यू अपॉन टी। सो दिस इज करंट इज एक्सप्रेस न्यूमेरिकली। ठीक है, तो करंट का यूनिट अब बात करेंगे। यूनिट क्या होता है करंट का? करंट का यूनिट होता है एम्पियर। एम्पियर आप ऐसे यहाँ भी समझ सकते हो, कूलम बाय सेकेंड। ओके, सो 1 एम्पियर मीन्स 1 कूलम पर सेकेंड। ओके, 1 कूलम पर सेकेंड। 1 एम्पियर का मतलब होता है, 1 एम्पियर के करंट का मतलब है कि दो पॉइंट के बीच में अगर मान लो 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो किया है, 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो किया है, तो हम कहेंगे कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो किया। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 0.5 एम्पियर का करंट दिया है, आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। इसे हम किसी फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में 10 मिनट्स के लिए इसे फ्लो कराते हैं, ठीक है, या करंट इतना एम्पियर का करंट जा रहा है 10 मिनट के लिए फिलामेंट से, तो टाइम पता है आपको 10 मिनट्स। So we will write it in seconds. So 10 minute into 60 second. This will be 600 seconds. So time कितना हो गया हमारा? 600 सेकेंड। ओके, so what you have to find? You have to find the amount of current, amount of electric charge that flows through the circuit. तो कितना चार्ज फ्लो करेगा? देखो I is equal to क्या होता है? Q by T. So amount of charge निकालना है ना, तो Q is equal to current multiply time. तो करंट है हमारा 0.5 एम्पियर और टाइम है 600 सेकेंड। सो चार्ज इन 10 मिनट विल फ्लो 300 कूलम। ओके, कितना चार्ज फ्लो करेगा? 300 कूलम। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे, आप खुद से ट्राई करना कि अगर 300 कूलम चार्ज फ्लो किया है, तो आप बताओ कि इतने टाइम में 10 मिनट में इतने ही टाइम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो किया होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो किया होगा? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखोगे। ओके, आंसर सब कमेंट बॉक्स में लिखोगे। 300 कूलम चार्ज जब फ्लो करेगा 10 सेकेंड में, तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो किया होगा? ठीक है,
Now unit we have discussed already. So there is a device that is used to measure current is called ammeter. Ammeter से हम current को measure करते हैं और potential difference को किससे measure करते हैं? वोल्टमीटर से। किससे मेजर करते हैं? वोल्टमीटर से। अभी इसका कॉम्बिनेशन उसे जान दो, इसे सीरीज किसी भी सर्किट में सीरीज में कंबाइन करते हैं और इसको पैरेलली कंबाइन करते हैं। तो वो जब हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो उस टाइम इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। बेसिकली अभी यहाँ अभी तक के लिए जान लो कि एमीटर को किसी सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते थे, मान लो सर्किट है तो इसके साथ ऐसे कनेक्ट करेंगे एमीटर को, तो हम करंट का पता कर पाएंगे, ठीक है। और पोटेंशियल अगर मान लो ये एक इंट दो इंट के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम यहाँ पे ऐसे करके पैरेलली कनेक्ट करते हैं वोल्टमीटर को, ठीक है, ताकि हम इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता कर सकें। So now we will talk about electric circuit. Electric circuit क्या होता है? देखो, a continuous and closed path of an electric current is called electric circuit. Closed path मतलब ऐसा नहीं कि तार ऐसा बना दिए आधा छोड़ दिए यहाँ पे और यहाँ एक सेल भी लगा दिए, यहाँ एक बल्ब भी लगा दिए तो जलने लगेगा, बिल्कुल नहीं। करंट तब तक नहीं फ्लो करेगा जब तक एक सर्किट नहीं बनेगा। और सर्किट क्या होता है? क्लोज लूप। मतलब जब तक एक पूरा वायर एक सेल के साथ और साथ में और भी डिवाइसेस के साथ जब तक नहीं बनेगा, ठीक है, तब तक वो सर्किट नहीं बनेगा। कंप्लीट लूप बनना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी देखोगे ये फिगर जो आपको दिख रहा है इसमें कि यहाँ पे देखो, इसमें क्या है, हमने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है। यहाँ सपोज सेल वेल लगा होगा, कुछ बैटरी लगा दिया, ये हमारा स्विच है और यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया। ये सिंपल सर्किट है, ये बहुत ही सिंपल सर्किट है, इसमें और कुछ नहीं लगा है। स्विच है, एक बैटरी है और एक बल्ब है। अब जो स्विच ऑफ है, अभी स्विच ऑफ पोजीशन में है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। स्विच को हमने ऑन किया, बल्ब ग्लो करने लगा, मतलब स्विच ऑन हुआ तो सर्किट कंप्लीट हो गया हमारा और करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। सो सर्किट जब तक कंप्लीट नहीं होगा, मतलब सर्किट कंप्लीट कहने का मतलब ये है कि पूरा लूप जब तक नहीं बनेगा, पूरा लूप जब तक नहीं बनेगा, क्लोज लूप जब तक नहीं बनेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके, सो दिस इज यू कैन सी दिस इज ओपन सर्किट, क्योंकि यहाँ पे हमने इसे हटा के रखा था, अभी हटा के रखा तो बल्ब नहीं फ्लो कर रहा है। जैसे ही इसको टच कराते हैं क्या हुआ, एक लूप बना और लूप बना तो करंट फ्लो किया and this is called closed circuit. Okay, I hope circuit समझ में आया होगा अच्छे से। Now here are some electrical components and their symbol जो सर्किट में हम जनरली यूज करते हैं। So पहला है हमारा इलेक्ट्रिक सेल। सेल का सिंबल ये होता है, ठीक है, एक सीधा बड़ा सा लाइन और उसके जस्ट बगल में थोड़ा स्पेस देके एक छोटा सा लाइन। जो बड़ा सा लाइन होता है इसे पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं और ये जो छोटा सा लाइन होता है इसे निगेटिव टर्मिनल बोलते हैं और इसे सेल बोलते हैं, ठीक है। ये सेल का सिंबल है। और इस तरह के सेल के कॉम्बिनेशन को अगर हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन को मिला दें, दो या दो से अधिक कॉम्बिनेशन को, तो उसे बैटरी कहेंगे। ओके, तो वो कॉम्बिनेशन जो होगा बैटरी का होगा। देखो, और कंबाइन कैसे करेंगे, जैसे पॉजिटिव के साथ निगेटिव और निगेटिव के साथ फिर से एक पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ेंगे, फिर पॉजिटिव निगेटिव। ओके, इस तरीके से सेल बनेगा, ये बैटरी हो जाएगा। ओके, ये सेल है, बैटरी, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। उसके बाद देखो, अगर प्लग या स्विच का बात करें तो ये ओपन स्विच है। अगर ऐसा करके सिंबल ऐसा करके दे दो या कहीं कहीं आपको इस तरीके से ही मिलेगा, ऐसा करके बना हुआ रहता है, ठीक है। ये ओपन स्विच हो गया और यहाँ पे ऐसे करके बना दो तो ये क्लोज स्विच हो गया और ये ओपन स्विच हो गया। और क्लोज स्विच का बात करोगे इस फॉर्म में तो ये इस तरीके से हम बना देते हैं, जैसे ये है, ये हो गया क्लोज स्विच। ओके, ज्वाइंट वायर का मतलब है कि जैसे कनेक्शन आप लोग लेते हैं ना कि एक तार है, यहाँ से एक तार और निकाल दी, ठीक है, तो अगर यहाँ पे ज्वाइंट है तो ज्वाइंट वायर का कनेक्शन है, सिंबल इस तरीके से दिखाते हैं। जैसे अगर मान लो कि सर्किट में आपको बताना है कि तार जैसे अभी ये जा रहा है, इसका मतलब तो ये भी ये हो सकता है ना कि ये अगर करंट यहाँ पे आया तो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। अगर इधर से करंट आ रहा है तो अगर इसको इस वायर को इसके ऊपर से ले जाना है हमें तो वो सर्किट में ऐसा करके शो करना पड़ेगा। यहाँ तक लाएंगे और यहाँ से ऐसे सी बना के उठा देंगे और फिर ऐसे क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्रॉस कर रहा है बिना ज्वाइन किए हुए, ठीक है। इस तार के ऊपर ये ओवरलैप करके क्रॉस कर रहा है लेकिन ये इसमें टच नहीं हो रहा है, ज्वाइन नहीं हो रहा है। बल्ब के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है, ऐसा करके बना दो, ठीक है। या ये तो डायग्राम फिगर हो गया, ये बना नहीं पाओगे, ये बल्ब के लिए यूज किया जाता है। रेसिस्टेंस हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद रेसिस्टेंस के बारे में अच्छे डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल रेसिस्टेंस का जो जिगजैग इस तरीके का स्ट्रक्चर बना दो, ये सिंबल रेसिस्टेंस का होता है। और इसमें देखो दो एक और ये आपका वेरिएबल रेसिस्टर है, रेसिस्टेंस है, या फिर रेहोस्टेट जिसको बोलते हैं। असल में ये फिक्स है, इसका अगर मान लो इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा, सिंबल मिलेगा, तो मतलब ये एक रेसिस्टेंस है जिसका, ये रेसिस्टर है जिसका अपना कुछ रेसिस्टेंस होगा, आर रेसिस्टेंस, ये फिक्स रहेगा, ठीक है। और अगर ऐसा सिंबल मिलेगा तो मतलब ये वैरी कर सकता है, R1 R2 R3 बदल सकता है। तो एमीटर को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्ट मीटर को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
Now this is the last topic for today's lecture. So हमने करंट पढ़ा, तो देखो करंट असल में दो तरह का होता है, ठीक है। एक डीसी करंट होता है, मतलब डायरेक्ट करंट। डीसी करंट का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, और एसी करंट का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, आप लोग इन दोनों टर्म से अ, जागरूक हो गए पहले से, आपको पता होगा इन टर्म के बारे में। जैसे हम लोग के घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है वो बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट होता है। क्या होता है वो? अल्टरनेटिंग करंट होता है। लेकिन कहोगे सर अब डिफरेंस दोनों में क्या है, तो डिफरेंस फिलहाल देख लेते हैं क्या होता है। ओके, डिफरेंस ये है, डायरेक्ट करंट जो होता है इसका एक तो सोर्स के फॉर्म में डिफरेंस होता है कि दोनों का सोर्स अलग अलग होता है, अलग सोर्स से आता है। इसका अपना सोर्स डिफरेंट टाइप का होता है, इसका सोर्स डिफरेंट होता है, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट करंट जो होता है वो सेल से जैसे आप निकाल, सेल से जैसे डायरेक्ट करंट बना रहे हो, सेल से अगर डायरेक्ट करंट हो रहा है तो इसका डायरेक्शन कभी भी, इसका जो करंट का डायरेक्शन है ना, या पोलैरिटी जो हम कहते हैं, अगर मान लो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आप करंट समझ रहे हो, तो ये कभी भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। हमेशा शुरू से लेकर जब तक बैटरी डिस्चार्ज होगा तब तक करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट एक इस तरह का करंट है जो कुछ टाइम के लिए ऐसे आ रहा है, फिर कुछ टाइम के लिए ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपने पोलैरिटी को चेंज करता है, प्लस माइनस चेंज करता रहेगा। कभी इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर मतलब एक फिक्स इंटरवल पे, ऐसा नहीं कि कभी कभी चेंज करेगा। अभी जितने देर में, जैसे मान लो टी टाइम के लिए ये गया, तो फिर टी टाइम प्लस टी टाइम पूरा होगा, फिर उसके बाद डायरेक्शन चेंज, फिर टी टाइम के बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, जितने टाइम पे उसको चेंज करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को। सो अब कहोगे सर कि घर में अगर अल्टरनेटिंग करंट होता है तो फिर घर में तो नहीं देखते डायरेक्शन चेंज होता है करंट का, पंखा तो नहीं एक बार इस डायरेक्शन में घूमता है फिर एक बार इस डायरेक्शन में घूमने लगता है, ऐसा तो नहीं होता है। हाँ ठीक है, वैसा नहीं होता है बिल्कुल, क्योंकि जो हम लोग के घर में कर एक्चुअली यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी या जो भी डिवाइस, देखो है तो अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट ही, लेकिन जो आप डिवाइसेस यूज करते हो घर में, ठीक है, तो उसके साथ देखते होगे एक एडाप्टर यूज होता है, एडाप्टर लगा रहता है, वो असल में उसके अंदर क्या होता है, रेक्टिफायर होता है, ठीक है। वो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये सब आगे पढ़ोगे जाके क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली वो रेक्टिफायर का काम होता है करंट के मोड को चेंज कर देना, एसी टू डीसी या डीसी टू एसी आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे देखो अगर इसका बात करोगे, ये घर में जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर में क्या होता है, इन्वर्टर में तो बैटरी लगा रहता है, तो बैटरी है तो बैटरी से तो डीसी करंट मिलना चाहिए, लेकिन घर में तो हम एसी करंट बनाते हैं उससे, तो वहां पे भी रेक्टिफायर यूपीएस होता है, उसमें भी रेक्टिफायर होता है। वो क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ओम्स लॉ और उसके आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से अपना ध्यान रखिए और खूब मन लगा के पढ़िए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।